नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार। और शिव जी, आज अपने तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। कल हमने अपील की थी कि 50,000 के आसपास हम पहुँच गए हैं और दर्शकों को कम से कम 50,000 पहुँचा देना चाहिए। तो कल एक वीडियो ऐसा चला कि उसके बाद दर्शकों ने हमें 50,000 तक पहुँचा दिया। तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के तमाम दर्शकों को दिल से मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से अपना प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन मेरे साथ और शिव कुमार मिश्रा जी के साथ, हम दोनों के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि हम दोनों सच का साथ देते हैं, दिल से सच बोलते हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग अजीब-अजीब से तर्क देने लगते हैं। कल एक अजीब-सा तर्क एक स्टोरी में आया कि आप तो वही कांग्रेस सरकार चाहते हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडित, आप कश्मीरी पंडित नहीं है, इसलिए आपको कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं मालूम। मैं जा चुका हूँ कश्मीर। यहाँ पे कश्मीरी पंडित कई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द मुझे मालूम है। लेकिन कांग्रेस की आलोचना करने वालों, जरा याद कर लेना, जरा इतिहास को जाकर देख लो कि जब कश्मीरी पंडित को श्रीनगर की सड़कों पर से निकाला जा रहा था, उस समय देश में किसकी सरकार थी और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मसले पर लाल कृष्ण आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया था। कब वापस लिया था? जब बिहार में लालू यादव ने उनको गिरफ्तार कर दिया था। अपने पे पड़ी तो समर्थन वापस ले लिया। कश्मीरी पंडितों के साथ व्यवहार किया गया, तब आपको समर्थन वापस देने की याद नहीं आई। तो कमेंट बॉक्स में आकर झूठे तथ्यों के साथ आलोचना करने वाले सो कॉल भक्तों, आंखें खोल लो, सच को देखना सीखो। और सच मैं और शिव कुमार मिश्रा जी आपको बता रहे हैं। आज एक और सच के साथ हम आपके सामने आए हैं। जी शिव जी। जब व्हाट्सएप इंडस्ट्री से जब से ज्ञान बटा, तब से पता नहीं किस किस के हिस्से में क्या आया। किसी के हिस्से में वो देशभक्त व्यक्ति अय्याज नेहरू के रूप में आया। जिस गांधी की हम पूजा करते थे, उसका क्या चरित्र नजर आया। जिस गांधी को हम देश में बदनाम करते हैं, कुचक्र रचते हैं, उस गांधी की हम विदेश में जाकर हमारे महामहिम पूजा करते हैं। तो व्हाट्सएप के ज्ञान से अभिभूत होकर जो लोग मैदानी जंग में आते हैं, वो कृपया कमेंट लिखें और हम पर तोहमत जड़ें, ताकि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो हम पर और विश्वसनीयता के साथ हमारे साथ जुड़ा रहे। वो आए, मैं चाह रहा हूं बार बार आए, कम से कम उनकी भी ज्ञान की वृद्धि होगी और उन्हें सच पता लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो सच नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो सच है कि बिल पीएम सीएम मंत्री को हटाने वाले से अब जेपीसी से कई दल दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूरी बनाई, कहा जेपीसी में शामिल नहीं होंगे। हम उस पंचायत में ही नहीं बैठेंगे जहां किस किस की कुर्सी छीनी जाएगी। अखिलेश यादव को तो कोई चिंता है नहीं, ना तो मुख्यमंत्री है, ना कैबिनेट मंत्री है, ना राज्य मंत्री है, ना यूपी में मंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी कुर्सी कहीं चली जाए। ना नेता सदन है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, जो उनकी कुर्सी चली जाए। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान के चलते ये संदेश देने का प्रयास किया कि संविधान के मुताबिक जो सरकार काम नहीं कर रही है, उसकी जेपीसी के मेंबर भी हम नहीं बनेंगे। हो सकता है उन्हें इस बात से ये आकलन हुआ हो कि हमसे एक गलती वक्फ बोर्ड की जेपीसी में शामिल होकर हो चुकी है, फिर ना गलती हो जाए। इधर उन्होंने मना किया, इधर ममता बनर्जी चिल्ला पड़ी, हाँ बॉस खबरदार, मैं भी शामिल नहीं रहूंगी। अब फिर कहोगे आप, ये कहने लगे कि आए थे हरिभजन को और होटल लगे कपास, सोच रहे थे कि सब दबाव में आ जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू भी खतरे की रडार पर रहेंगे, नीतीश कुमार भी रडार पर रहेंगे। यहां तो खुद मोदी जी आ गए रडार पर। मोदी का भयंकर विरोध हो गया है। इस विरोध से कैसे बचा जाए? भाजपा में चर्चा शुरू हो गई है, हटाने के लिए लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा बड़ी तेजी से। अब चूंकि एक वर्ग विशेष हावी है, वहां कुछ तथाकथित सोशल मीडिया पत्रकार हावी है। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक ही पोस्ट बनाई गई है, उसी को सब कॉपी कर रहे हैं, नीचे भी जय श्री राम लिखा है,
ऊपर भी वही लाइन है, बीच का मसला भी वही, एक भी इधर उधर नहीं है, सब कॉपी पेस्ट ग्रुप में डाल दिया गया, सब फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, फला काम करो। भैया कांग्रेस ने कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने 35-40 वर्ष सरकार चलाई, उसमें आप 65 वर्ष बताते हो, तो वो कुकर्म जनता को एक बार याद दिला तो जनता खुद खोज लेगी। अब तो गूगल बाबा है ना, जीपीटी है ना, आप क्यों आते हो मैदान में? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे बड़े झूठे हो, उनसे बड़े ठग हो, उनसे बड़े प्रपंची हो, उनसे बड़े ड्रामा खोर हो। और ये जब सब शब्द आप पर लग जाएं, केजरीवाल सोशल मीडिया की देन बने, आपने उनका प्रोजेक्ट चुराया। अब आपके प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस मैदान में उतर गई है, जो प्रोजेक्ट आप जीवन भर चलाते रहे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी विपक्ष की राजनीति ढंग से कर नहीं पाई और आप कभी सत्ता ढंग से नहीं चला पाए। ये बात जनता नहीं समझ पाई। आप तो सत्ता चलाते हो, वो भी उसी तरह चलाते हो जैसे विपक्ष चलाया जाता है। खबरदार ये बिल लाऊंगा, अरे ये विपक्ष का काम होता है, खबरदार ये बिल मत लाना, खबरदार मैं ऐसा काम करूंगा, करके दिखाऊंगा, कोई रोक के दिखाए। तो आप सत्ता भी विपक्ष की तरह चला रहे हो, इसे जनता को समझने में बरसों लग गए। मुद्दे पर आ जाइए, क्या खबर है और क्या लाए हैं ब्रेकिंग न्यूज। देखिए शिव जी, उस बड़ी खबर पे आने से पहले बस 2 लाइन बता देता हूं मैं। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री, जिनके स्टेचू नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई है गुजरात में, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अमित शाह साहब ने, जो कि लौह पुरुष बनना चाहते हैं, बीजेपी में एक और लौह पुरुष बनना चाह रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे अमित शाह जी हैं। उन्होंने क्या कहा था, उनकी तारीख को लेकर आप कई बार दर्शकों को बता चुके हैं। उनके भाई विट्ठल भाई पटेल जी जब 100 वर्ष पूर्व केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे, इस अवसर पर, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर दिल्ली विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन है, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, जिसके उद्घाटन सत्र को अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। तो मैं दुआ तो यही करूंगा कि आज वो तारीखों में गलती ना करें। जब विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू की याद करें तो तारीखों में गलती ना करें। अब आते हैं अपने आज की बड़ी स्टोरी पर। मैं पिछले कई दिनों से कई सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं, आज फिर वही सवाल उठ रहा है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी को फंसा रहे हैं क्या? अमित शाह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या अमित शाह से ऐसा हो जा रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार फंसती हुई नजर आती है? कुछ दिन पहले पीएम सीएम को जेल भेजने वाला, जेल भेजने पर पद से छोड़ने वाला, पद से हटा देने वाला बिल उन्होंने पेश किया। लोकसभा के अंदर बिल के दौरान हंगामा हो रहा था, बहुत हंगामा हो रहा था। केसी वेणुगोपाल ने खड़े होकर कह दिया कि आप भी तो जेल गए थे, तड़ीपार के नारे लग रहे थे। तो बड़े गर्व से खड़े होकर कहा कि मैंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए थे, मुझ पर गलत आरोप लगाए गए थे, मुझको फंसाया गया था, लेकिन फिर भी मैंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। और अब शाह के उसी बयान का इस्तेमाल करके अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। अमित शाह के बयान के सहारे कोई उम्मीद कर सकता है कि अमित शाह के बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा देंगे, लेकिन अमित शाह के उसी बयान के सहारे समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी साहब को घेर लिया है। और ये पूरा मसला क्या है? कुछ दिन पहले जो विधेयक पेश किया गया था, मैंने आपके सामने जानकारी रखी। जब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा तो अमित शाह ने कह दिया कि हम इसको जेपीसी को भेजेंगे। जेपीसी का गठन, जेपीसी क्या होता है वो थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। जेपीसी को मिनी संसद कहा जाता है। इसमें आमतौर पर लोकसभा के 21 सांसद होते हैं, राज्यसभा के 10 सांसद होते हैं। जिन बिल पर डिटेल में सदन के अंदर, चूंकि सदन का टाइम सीमित होता है, सदन के अंदर डिटेल पर चर्चा नहीं की जा सकती, उसके लिए जेपीसी बनाई जाती है। जेपीसी की बैठक कई महीनों तक चलती है और उसमें दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं। जिसकी जितनी संख्या होती है, भागीदारी होती है संसद के अंदर, उतनी संख्या के शामिल होते हैं। और जेपीसी तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उस विधेयक पर विस्तार से चर्चा करती है। उसके बाद वो सदन में रिपोर्ट पेश करती है और सदन में जो रिपोर्ट पेश करती है उसके आधार पर फिर बिल पास किया जाता है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि क्या फायदा इस जेपीसी का। भाई जब अमित शाह कह रहे हैं, जरा देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि सपा जेपीसी का हिस्सा नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी? उन्होंने कहा कि अतीत में गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं, सदन के अंदर उन्होंने कह दिया है कि उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया है। तो जब उन्हें फंसाया गया है तो किसी और को भी फंसाया जा सकता है।
और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को, आजम खान साहब का भी नाम आ गया, हालांकि उनको मटिया मेट करने वाले अधिकारी का एक्सटेंशन नहीं हुआ, वापस उनको सिक्किम जाना पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव ने उनका जिक्र करते हुए कहा कि कैसे आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जैसे नेताओं को फंसाया गया, तो जब अमित शाह को फंसाया जा सकता है, अमित शाह इसको कबूल कर रहे हैं, फिर पीएम सीएम के जेल जाने के बाद उनका पद छीनने वाले इस विधेयक का क्या मतलब और क्या मायने हैं, और इसके लिए जो जेपीसी बनाई गई है, इस जेपीसी में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने इस जेपीसी का बायकॉट कर दिया। और तर्क क्या दिया? जो तर्क अमित शाह ने दिया था, उसी तर्क के आधार पर वो मोदी को फंसा रहे हैं। अब कोई किसी को फंसाओ, कोई किसी को ले जाओ, लेकिन इन 2024 के सत्ता में आने के बाद बीजेपी का जो पोटली थी वो पोटला बन गया, वो खुल गई गांठ उसकी। और उस गांठ जब खुली है तो कहीं से तो भ्रष्टाचार निकल रहा है, कहीं से बेईमाना निकल रहा है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी ईमानदार। भाजपा का ही नेता ड्रग्स का काम करता था, पुलिस ने उसका खेत खुदवाया तो खेत में करोड़ों रुपया का ड्रग्स निकला है, और वो बीजेपी का नेता था। तो पुलिस उसे हेलमेट पहनाती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाती है, तब कोर्ट ले जाती है कहीं से कोई मार न दे, ताकि ये भंडा जो फूटा है वो खराब ना हो जाए, वो कुतर्क न हो जाए। इससे पहले भी एक आईपीएस तैनात हुए प्रतापगढ़ में, उन्होंने वहां तहलका मचाया तो उन्हें 1 महीना काम करने का मुश्किल से अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने 6 से 7 करोड़ रुपया की जमीन में दबी हुई 8 फीट नीचे शराब बरामद की योगी सरकार में। आज उस बरामद करने वाले अधिकारी को 4 साल से पीएससी में भेज रखा है। तो क्या पीएससी में वो आईपीएस नहीं रहा? क्या पीएससी में उसके आईपीएस से भी पोस्ट नीचे आ गई? नाम नहीं लूंगा, नाम सार्वजनिक करना नहीं ठीक रहता है। अगर आप सरकार के मुताबिक, बेचारे वो भी ठाकुर है लेकिन शराब पकड़ ली, वो भी प्रतापगढ़ में, फिर रह लोगे? तो संतोष पाठक जी, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इस देश में एक कुचक्र की बयार चली। एक 70, 75, 80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वो भ्रष्टाचार पे आकर एक ऐसा धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है कि लोग उसकी बातों के झांसे में आ जाते हैं, और एक चलती फिरती सरकार गेन कर रही अर्थव्यवस्था को फंसा देती है। अमेरिका पल पल भारत का विरोध कर रहा है। कई पत्रकारों की अब ट्रोलिंग हो रही है। कोई कह रहा मेरे को बदनाम करने के लिए विपक्ष 50 लाख रुपया खर्च करेगा। अरे विपक्ष पे अपने प्रचार प्रसार के लिए 50 लाख रुपया नहीं है, वो पत्रकार के फंसाने के लिए। ये सब क्यों होता है? पत्रकार अपने आप फोटो शेयर करते हैं, कोई उन पर कमेंट करना शुरू कर दे तो ये कहते हैं कि हमारे जो फोटो शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। अरे हम करते ही नहीं अपने फोटो शेयर, जो आप हमारे फोटो का मिसयूज करो। हमारे फोटो जनता शेयर करती है, जनता करती है, अच्छाई में करती है, बुराई में करती है, हम देखते ही नहीं। कई लोग हमें गालियां लिख देते हैं, हम गालियों को, हमारे ऊपर थोड़ी चढ़ जाएंगी। गाली कौन लिखता है? जिसे हमारा सच सुनकर भयंकर पीड़ा होती है। आज अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। अब देखना यह है कि अमित शाह का बिल, जिसने बिल के चक्कर में सदन में सरेआम तौहीन करा दी, लोगों ने एक ऐसे अहंकारी और दबंग चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के मुंह पर उन्हीं के बिल के कागज फेंक दिए। शायद ऐसा शर्मनाक वाकया किसी गृह मंत्री के साथ ना हुआ हो, क्योंकि गृह मंत्री के पास कई विभाग होते हैं, ईडी होती है, सीबीआई होती है, पुलिस होती है, बहुत कुछ होता है, सारी जांचें होती हैं। खिताब ये भी दे दिया लोगों ने कि तुम्हारा बिल तुम्हारे मुंह पर फाड़ के फेंक दिया। प्रधानमंत्री सदन में घुस रहे हैं, लोग कह रहे हैं वोट चोर नरेंद्र मोदी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये भी हो गया। इस बार वो सब हो गया जो नहीं होना था।
और जो होना था वो कुछ नहीं हुआ। होनी क्या थी? एसआईआर पर सदन में चर्चा, बिल्कुल नहीं हुई। होनी थी चर्चा मणिपुर पर, आज तक नहीं हुई। होनी थी चर्चा बेरोजगारी पर, होती ही नहीं। होनी थी चर्चा महंगाई पर, होती ही नहीं। होनी थी चर्चा पाकिस्तान के उस हमले पर जिसे ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि हमने रुकवाया, होती नहीं। एक बार भी प्रधानमंत्री सदन में यह गारंटी से नहीं कह पाए, छोटे से सदन, पाकिस्तान में कितनी बार हमारी संसद की चर्चा हुई, हमारी संसद की बातचीत हुई और क्या क्या नहीं हुआ। और हम इतने बड़े लोकतंत्र के स्मारक, कहा जाता है कि लोकतंत्र की अगर गंगा बहती है तो भारतीय लोकतंत्र में बहती है, जहां छोटे से बड़े प्रत्येक नागरिक का अपना संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जीवन चलता है। उस लोकतंत्र की गंगा में हम नहीं कह पाए कि तुम कौन होते हो ट्रंप हमें रोकने वाले। हमने अपने मन से पाकिस्तान पर हमला बोला था, और जब पाकिस्तान का डीजीएमओ घबराया, घुटनों पे आया, युद्ध हमने रोका। आप भी मीडिएटर थे, आप ये चाह रहे थे कि युद्ध रुके, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आप कहने कौन की होते हो? हिम्मत ये कहने की हिम्मत नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। और अब पता नहीं क्या होता है कि अब वो चीन की तरफ जा रहे हैं, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अब चीन का अखबार तो ये तक कहने लग गया है, चीनी सरकारी मीडिया, कि चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। सवाल उससे बड़ा क्या है कि अब विपक्षी राजनीतिक दल इस खेले को समझ गए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने कहा कि जब बोफोर्स तोप के समय, जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो जांच के लिए एक जेपीसी का गठन किया गया था। विपक्षी राजनीतिक दलों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की यही आदत अगर जारी रही, चुनाव आयोग का यही गड़बड़झाला अगर जारी रहा, तो फिर विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने पर विचार करें। उसके बाद जेपीसी का फैसला, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी बना, हम सब ने देखा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों ने किस तरह से सवाल उठाया। उनके सवालों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के ऐतराज को, उनके नकारे जाने को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके डिसेंट नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो जब जेपीसी भी इस तरह से काम करती है कि सरकार जो चाहे वो जेपीसी काम करे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो जेपीसी के मुखिया थे, वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद, 24 घंटे वाले मुख्यमंत्री, ये दर्शकों को याद होंगे, पता नहीं युवा दर्शकों को याद होगा कि नहीं होगा, जगदम्बिका पाल साहब थे। वो जेपीसी की चेयरमैन की बजाय बीजेपी सांसद की तरह काम कर रहे थे। मार पिटाई की नौबत भी जेपीसी के अंदर आ गई थी। पता नहीं किस किस को बुलाया जा रहा था, किस किस को नहीं बुलाया जा रहा था। अब जाके विपक्षी राजनीतिक दलों को ये समझ आ गया है कि भैया हम जब जेपीसी में चले जाते हैं तो सरकार के गलत कामों को हम वैधता दे देते हैं। सरकार कहती नहीं जेपीसी में चर्चा हो। अब विपक्षी राजनीतिक दल ही नहीं जाएंगे। देखिए, टीएमसी ने ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया, आने वाले दिनों में आप तय मानकर चलिए कि डीएमके ऐलान करेगी, कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी, राष्ट्रीय जनता दल ऐलान करेगी। तो फिर जेपीसी में बनेंगे कौन सदस्य? सत्ताधारी गठबंधन के ही होंगे, वही बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन उनको वैधता नहीं मिलेगी। अखाड़े में कुश्ती दो पहलवान लड़ते हैं, अगर एक ही पहलवान उतरे और दूसरा मना कर दे कि नहीं रेफरी गलत है, तो वो पहलवान को आप विजेता घोषित कर दीजिए। ना वो अपने आप को मन से विजेता मानेगा, ना पब्लिक उसको विजेता मानेगी। तो अब राजनीतिक दलों को ये खेल, विपक्षी राजनीतिक दलों को ये खेल समझ आ गया। जेपीसी यानी मिनी संसद के बहिष्कार करने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है शिव जी। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, इसके लिए संकल्प चाहिए। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने मैदान में उतरकर ये संकल्प दिखा दिया। और इस संकल्प के बाद होगा क्या? ले जाइए जेपीसी में चर्चा कीजिए, जेपीसी की रिपोर्ट सदन में डालिए, आपके पास बहुमत है, संसदीय बहुमत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले राज्यसभा में कहा था, माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले ये कहा था इंडिया विपक्षी गठबंधन के सांसदों की बैठक में कि संसदीय बहुमत का आतंक फैला रही है ये सरकार। संसदीय बहुमत का इस्तेमाल करके विपक्षी राजनीतिक दलों को दबा रही है सरकार। लोकतंत्र है, स्वाभाविक तौर पर कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जीतने वाला हारने वाले को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए तुल जाए, ये कम से कम हमारे संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष
दोनों मिलकर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसमें न्यायपालिका की भूमिका होती है, कार्यपालिका की भूमिका होती है और जाहिर तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की यानी हम पत्रकारों की भी एक अहम भूमिका होती है। लेकिन जब बहुमत के बल पर आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, बहुमत के बल पर आप कहीं न कहीं चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, कुछ अधिकारी आवश्यकता से अधिक वफादार हो जाते हैं। आपके राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार की बात कर लीजिए, जिस तरह के आरोप लगते हैं। जब बहुमत के बल पर आप सुप्रीम कोर्ट को भी हड़काने की कोशिश करते हैं, चुनाव आयोग के वकील क्या करते नजर आ रहे हैं। और जब आप बहुमत के बल पर मीडिया को भी दबाने की कोशिश करते हैं, तब आपके रुख पर, आपके स्टैंड पर सवाल खड़ा होता है और तब विपक्षी राजनीतिक दलों को ये तय करना होता है कि क्या वो उस संसदीय बहुमत के बल पर जो सरकार मनमाने फैसले कर रही है, उनके साथ खड़े नजर आए या उनके विरोध में खड़े नजर आए। कुछ दिन पहले जो संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक लोकसभा और राज्यसभा के 300 से ज्यादा सांसदों ने जो मार्च किया था, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था, वो भी उसकी एक बानगी थी। बिहार की सड़कों पर जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, वो भी विपक्षी राजनीतिक दलों की रणनीति का एक हिस्सा है। और आने वाले दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन जैसे तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दिग्गज नेता बिहार की सड़कों पर उतरेंगे और बिहार की सड़कों पर उतरकर एकजुटता का संदेश देंगे। और लोकतंत्र में आखिरकार जनता मालिक, जनता ही ये तय करती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। और अगर चुनाव आयोग अभी भी अपने रवैये में सुधार नहीं लाता है और मान लीजिए कि अक्टूबर-नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बात का ऐलान कर दे कि वो विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी मिलकर खुद ही चुनाव लड़ ले, 243 में से 243 विधायक लिए, बैठ के वो सरकार चलाए। लेकिन क्या उस विधानसभा का नैतिक इकबाल होगा? क्या उस विधानसभा में नैतिक अख्तियार उनके पास होगा बिहार के लोगों पर शासन करने का, बिहार के करोड़ों लोगों पर शासन करने का? ये सवाल उठेगा। राजीव गांधी के टाइम में भी ये सवाल उठा था। हम लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस कई बार छोटी-छोटी गलतियां कर जाती है। 414 लोकसभा सांसदों के साथ 1984 में सरकार बनाने वाले राजीव गांधी की हालत 1987-88 में आते-आते ये हो गया था कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने लोकसभा के अंदर उनको बेनकाब करके रख दिया था और 414 सीट जीतने वाले 1984 में राजीव गांधी को महज 5 साल बाद 200 सीटों से भी नीचे पर आ जाना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। ये लोकतंत्र है, ये इस देश की जनता की ताकत है। आप इंदिरा गांधी की आलोचना कर लीजिए, 50 साल पहले उन्होंने आपातकाल लगाया 1977 में, लेकिन आपातकाल हटाकर जैसे ही वो चुनाव में गई, जाना पड़ा ना चुनाव में, लेकिन आपातकाल हटाकर जैसे ही वो चुनाव में गई, इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। इंदिरा गांधी खुद अपना लोकसभा चुनाव हार गई थी। कोई सोच सकता था क्या? कोई नहीं सोच सकता था उस जमाने में। लेकिन लोकतंत्र में जनता हमेशा ऐसे नेताओं को सबक सिखाती है। कुछ सबक सीखकर गलती मान लेते। इंदिरा गांधी ने गलती मानी तो 1979 में फिर देश की जनता ने उन्हें सर माथे पर चढ़ाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन आज की सरकार बहुमत के बल पर कुछ भी करने को तैयार होती है और इसलिए अखिलेश यादव का ये फैसला, ममता बनर्जी का ये फैसला और इस फैसले के लिए उन्होंने जिस तरह से अमित शाह के कबूलनामे को अपना हथियार बना लिया है, वो न केवल मोदी सरकार पर एक बड़ा असर करेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में चल रही खींचतान, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में चल रही खींचतान को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यानी ये जो रस्साकसी है, वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। शिवजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये दर्शक समझें और दर्शकों को बहुत ज्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं, सच रोकने का प्रयास करते हैं। संतोष पाठक ऑफिशियल के 50,000 फॉलोअर्स होने पर हम सबको धन्यवाद और बधाई देते हैं। निरंतर आपसे यही आशा और उम्मीद है, इसी तरीके से सहयोग करते रहें। जल्दी से इसे 1 लाख तक के ग्रुप में शामिल कराइए और उसके बाद हम आपके साथ मिलकर इस कारवां को मिलियंस तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट, समर्थन अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आगे जरूर बढ़ा दीजिए। हमने अपना काम कर दिया आपको सच दिखाने का, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है इस सच को आगे बढ़ाने की। फिलहाल संतोष सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से तमाम दर्शकों का आभार। जुड़े रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ।